नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी क्लासेस में और फिर से मनोविज्ञान के एक नए अंक में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाल विकास का आरंभ। तो देखिए बाल विकास कैसे शुरू होता है। बात करते हैं बाल विकास के संबंध में। बाल विकास 17वीं सदी तक बाल विकास के संबंध में या बालक के विकास के संबंध में कोई भी विचार प्रस्तुत नहीं किया गया था। उसके बाद में 1628 ईस्वी में जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक हुए, इसके यूरोपियन विद्वान जिनका नाम था कॉमेनियस। और कॉमेनियस ने बाल विकास के विचार को प्रारंभ करते हुए उन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी कि शिशु पाठशाला का प्रारंभ किया। कॉमेनियस ने शिशु पाठशाला का प्रारंभ किया और इस शिशु पाठशाला के प्रारंभ के 19 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 2 चित्रमय पुस्तकों का निर्माण किया। 1657 ईस्वी में उन्होंने 2 चित्रमयी पुस्तकों का निर्माण किया। चित्रमय पुस्तकों से तात्पर्य है जिस प्रकार से इनका आज भी वर्तमान युग के अंदर भी प्रासंगिक अर्थ है कि वर्तमान में किस प्रकार से, जैसे कि हम देखते हैं A फॉर एप्पल जिस प्रकार पढ़ते हैं, तो A फॉर एप्पल के लिए हम उसके सामने एप्पल का एक चित्र रख देते हैं, जिससे A वर्णमाला जो वर्णमाला है उसको हम चित्रों की सहायता से पढ़ाते हैं। चित्रमयी पुस्तकों के अंदर हम वर्णमाला को चित्रों से डिस्क्राइब कर रहे थे और वही उन्होंने बताया। ये यहाँ से कॉमेनियस ने शिशु पाठशाला के अंदर चित्रमय पुस्तकों का प्रयोग किया। ये बात थी 17वीं सदी की। इसी प्रकार चलते चलते हम 18वीं सदी की तरफ बढ़े। 18वीं सदी के अंदर एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं। 18वीं सदी के अंदर 1774 ईस्वी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं पेस्टोलॉजी ने क्या किया? पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के विकास का अध्ययन करते हुए इन्होंने लिखा एक लेख जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। इस बेबी बायोग्राफी को उन्होंने बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में छपवाया और पत्र पत्रिकाओं में छपवाने के कारण इन्हीं के देश यानी कि जर्मनी के थे और इन्हीं के देश के एक डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर थे टाइडमैन। उन टाइडमैन पर इस बेबी बायोग्राफी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। तो उन टाइडमैन ने इस बेबी बायोग्राफी के द्वारा इसका यूज चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक किया। पेस्टोलॉजी ही एकमात्र पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल विकास के बारे में प्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद में जस्ट जो बात आती है वो आती है 19वीं सदी की बात।
19वीं सदी की बात करते हैं। 19वीं सदी के अंदर श्रीमती विक्टोरिया हरलोक की बात करते हैं। श्रीमती विक्टोरिया हरलोक ने क्या कहा कि बालक का विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, और गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है विकास। तो इस विचार ने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास में बदल दिया। श्रीमती हरलोक के जो अध्ययन था, उस अध्ययन पर भारतीय परिवेश की कहानियाँ जो थी, जैसे भारतीय कहानियाँ जो थी, इतिहास की कहानियाँ, जिनमें अभिमन्यु, सुखदेव मुनि और भक्त प्रहलाद की कहानियाँ सम्मिलित थी। इस प्रकार की कहानियों को उन्होंने अपने अध्ययन में सम्मिलित किया और बाल विकास के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो श्रीमती विक्टोरिया हरलोक के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, श्रीमती विक्टोरिया हरलोक के अध्ययन में हमारे भारतीय परिवेश के इतिहास की कहानियाँ, जिनमें भक्त प्रहलाद कह लीजिए, अभिमन्यु कह लीजिए, अभिमन्यु की कहानी जो है उसके संदर्भ में जैसे उन्होंने महाभारत में बताया जाता है कि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में अपने पिता अर्जुन के द्वारा बताए गए उस चक्रव्यूह के अंदर परिवेश के बारे में अध्ययन कर लिया था, सीख लिया था, लेकिन उसके माता के सोने के कारण वो आगे का अध्ययन नहीं कर पाया था और चक्रव्यूह को नहीं भेद पाया था। तो उस प्रकार से उन्होंने वहाँ के विचार को बताया कि गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम बाल विकास की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास की परिभाषाओं में हम 3 मुख्य परिभाषाएं पढ़ते हैं। मुख्य परिभाषाओं में पहली परिभाषा आती है वर्ग की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वर्ग की परिभाषा आती है। वर्ग की परिभाषा क्या कहती है, देखिए। वर्ग की परिभाषा कहती है कि गर्भ काल से लेकर जन्म से किशोरावस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। यानी कि गर्भ काल से जन्म और जन्म से किशोरावस्था, इन तीनों स्टेजेस, इन तीनों अवस्थाओं के बीच में जितना भी विकास होगा, जिस प्रकार से भी विकास होगा, उसका अध्ययन बाल विकास कहलाएगा। ये वर्ग कहते हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स 3 हो गए इसके अंदर, गर्भकाल, जन्म और किशोरावस्था। तो वर्ग ने बाल विकास की परिभाषा जो दी, उसमें की वर्ड हो जाएंगे गर्भकाल, जन्म और किशोरावस्था। उसके बाद में श्रीमती हरलोक ने जो परिभाषा दी है वो कहती है कि एक बालक के गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद तक होने वाले विकास, यानी जहाँ गर्भावस्था की बात होगी, गर्भावस्था की बात होगी, वो विचार श्रीमती हरलोक का होगा। श्रीमती हरलोक कहती हैं कि गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद तक होने वाला विकास और उसका जो अध्ययन हम करते हैं वो बाल विकास कहलाता है। क्रो एंड क्रो, तीसरी परिभाषा। इसके अंदर गर्भावस्था कीवर्ड। तीसरी परिभाषा आती है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कहते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था, जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर जन्म के बाद की अवस्था में जो परिपक्वता की अवस्था तक जो विकास होता है, उसका जो हम अध्ययन करते हैं वो बाल विकास है। तो इसके अंदर एक परिपक्वता और एक जन्म से पूर्व और जन्म के बाद, जन्म से पूर्व और जन्म के बाद, ये तीनों महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इनकी समराइज वे में आप सुनिए। देखिए, वर्ग कहते हैं कि गर्भकाल से लेकर जन्म और जन्म से लेकर किशोरावस्था के बीच में विकास, उसका अध्ययन बाल विकास कहलाता है। उसके बाद में दूसरे आते हैं श्रीमती हरलोक। हरलोक कहती हैं कि गर्भावस्था से जन्म के बाद होने वाले विकास बाल विकास कहलाता है। और क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जन्म से पूर्व की अवस्था में और जन्म के बाद की अवस्था में
परिपक्वता तक का जो विकास होता है उसका अध्ययन जो करते हैं वो बाल विकास कहलाता है। ये बाल विकास की 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं बाल विकास के बारे में आगे। उसके बाद में बाल विकास के बारे में क्या बात आती है, उसके बाद में बाल विकास के बारे में बात आती है उसके बाद में बाल विकास के बारे में जो बात आती है वो देखिए, वो बात आती है कि बाल विकास जो है, बाल विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का परिणाम होता है। ये बात सामान्यतः कही जाती है। इसी संबंध में वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि बाल विकास जो है, बाल विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है वुडवर्थ के अनुसार बाल विकास। अब इन दोनों वर्डिंग में पहली वर्डिंग आती है वंशानुक्रम। तो आज हम पढ़ते हैं वंशानुक्रम के बारे में, थोड़ी डिटेल्स पढ़ते हैं। वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम किस प्रकार से बाल विकास को प्रभावित करेगा, उसके बारे में हम सामान्य जानकारियाँ लेते हैं। सबसे पहले वंशानुक्रम के बारे में बात करते हैं। तो हम वंशानुक्रम के बारे में क्या कहेंगे, हम क्या कहते हैं वंशानुक्रम के बारे में, हमारे विचार क्या हैं वंशानुक्रम के बारे में। हमारे विचार हैं वंशानुक्रम के बारे में, हम कहते हैं कि पूर्वजों से जो भी गुण संतान को मिलते हैं वो गुण जो हैं वो वंशानुक्रम कहलाते हैं। ये बात हम कहते हैं कि पूर्वजों से जो भी गुण संतान को मिलते हैं वो गुण वंशानुक्रम कहलाते हैं। अब जो की बात इस संबंध में एक कथन वुडवर्थ का इम्पोर्टेंट कथन आता है, वुडवर्थ की इम्पोर्टेंट बात आती है, वो क्या आती है वो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए, बता देता हूँ आपको। वुडवर्थ कहते हैं वंशानुक्रम के बारे में इम्पोर्टेंट बात, वो बात देखिए कि जन्म से 9 माह पूर्व बालक में उपस्थित समस्त गुण वंशानुक्रम कहलाते हैं। यानी कि इस बात से तात्पर्य है कि जन्म से 9 माह पूर्व, यानी कि जिस समय जीव की उत्पत्ति प्रारंभ होती है उस समय जो गुण उसके अंदर उपस्थित होते हैं वो वंशानुक्रम कहलाते हैं। अब वंशानुक्रम मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है, किस प्रकार से डिपेंडेंट है, देखिए। सबसे पहले तो वंशानुक्रम के अनुसार जीवन प्रारंभ पढ़ते हैं हम। वंशानुक्रम के अनुसार जीवन प्रारंभ। दूसरी पॉइंट इसमें पढ़ते हैं वंशानुक्रम के अनुसार शरीर निर्माण और लिंग निर्माण। तीसरा पढ़ते हैं वंशानुक्रम के अनुसार लिंग निर्धारण। ये 3 बातें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन 3 बातों को पढ़ते हैं। पहली बात को पढ़ते हैं। पहले जीवन का प्रारंभ, जीवन का आरंभ। वंशानुक्रम के अनुसार जीवन का आरंभ पढ़ेंगे।
किस प्रकार से आरंभ होता है। देखिए, प्रत्येक जीव की माता और पिता होते हैं। माता और पिता कोशिका के अंदर होते हैं 46 गुणसूत्र। एक कोशिका के अंदर होते हैं 46 गुणसूत्र, लेकिन इनके होते हैं जनन कोष। जनन कोष होती है अर्धकोशिका, तो पिता का भी जनन कोष होगा। ये होती हैं अर्धकोशिकाएं। अर्धकोशिका, इधर से इसे कहते हैं मातृकोष और इसे कहते हैं पितृकोष। इसमें भी 43 गुणसूत्र होते हैं और इसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं और इसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं। तो माता से भी 23 गुणसूत्र और पिता से भी 23 गुणसूत्र। इस प्रकार से कुल मिलाकर एक पूर्ण कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं जायगोट, जो कि 46 गुणसूत्र के साथ होती है। ये होती है पूर्ण कोशिका एक। इसे जायगोट बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, या इसे कहते हैं संयुक्त कोष। और इसी संयुक्त कोष से जीवन का आरंभ होता है। जीवन का आरंभ, इसी से जीवन का आरंभ होता है। जीवन के आरंभ के बारे में हमने पढ़ लिया। जायगोट से जीवन का आरंभ होता है। तो जायगोट क्या है? एक पूर्ण कोशिका, एक कोशिका। तो यदि प्रश्न के अंदर पूछा जाए कि मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है, तो वो प्रारंभ होता है एक कोशिका के द्वारा, जो होती है जायगोट, या जिसे हम कहते हैं संयुक्त कोष या पूर्ण कोशिका। इससे हो गया जीवन का आरंभ। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शरीर निर्माण और लिंग निर्माण। अब पढ़ेंगे शरीर निर्माण और साथ में लिंग निर्माण। अब देखिए, शरीर वही माता और पिता का योगदान होगा। इसमें भी माता और पिता का योगदान। देखिए, अर्धकोशीय जो मातृकोश होता है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। इसमें भी पिता में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। ये अर्धकोशिका की बात है, या इसे मातृकोश, या इसे कहेंगे पितृकोश। मातृ और पितृकोश। मातृ और पितृकोश में 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्रों में से 22 गुणसूत्र इधर और इधर भी 22 गुणसूत्र। इन 22 गुणसूत्रों को कहते हैं काय गुणसूत्र। और ये काय गुणसूत्र मिलकर तो जो काय गुणसूत्र के बारे में बात कर रहे थे हम, काय गुणसूत्र के बारे में बात कर रहे थे कि 22 काय गुणसूत्र आते हैं मातृकोश से और 22 काय गुणसूत्र आते हैं पितृकोश से। तो इस प्रकार से 22 मिलकर 44 काय गुणसूत्र होते हैं, जो कि शरीर निर्माण का कार्य करते हैं। जो कि शरीर निर्माण का कार्य करते हैं। इसके अलावा एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र मातृकोश में, एक गुणसूत्र पितृकोश से आता है, जो कि लिंग गुणसूत्र होता है। इस प्रकार से एक एक की 2 गुणसूत्र जो है मिलकर आते हैं लिंग गुणसूत्र, जो कि लिंग का निर्माण करते हैं।
तो इस प्रकार से 23 मातृकोश से और 23 पितृकोश से गुणसूत्र आकर 46 गुणसूत्रों द्वारा संपूर्ण एक कोशिका का निर्माण होता है, जिससे एक नया जीवन प्रारंभ होता है। उसमें से 22 गुणसूत्र काय गुणसूत्र होते हैं और एक गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र। यही रचना माता और पिता में होती है। तो 22 गुणसूत्र काय गुणसूत्र आकर 44 गुणसूत्र हो जाते हैं। काय गुणसूत्र जो शरीर निर्माण का कार्य करते हैं और एक एक लिंग गुणसूत्र आकर 2 लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया थी हमारे शरीर निर्माण और लिंग निर्माण से संबंधित। इसके अलावा या इसके आगे की जो प्रक्रिया है कि लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, वो उसका अध्ययन तथा वंशक्रम से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन हम आगे आने वाले अंकों में करेंगे। और यदि आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है और कक्षाएं अच्छी लग रही हैं तो कंटिन्यूस क्लासेस लगाते रहिए, वीडियो देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और इन्फिनिटी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।